17 नवंबर साल 2021 दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी, हिंदी में कहें तो शराब बेचने को लेकर एक नई आबकारी नीति लागू करती है और दावा किया जाता है कि इससे दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। शराब घोटाला जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के जेल जाने के बाद सुर्खियों में है। इस घोटाले की नींव केजरीवाल सरकार की जिस पॉलिसी से पड़ी थी उसके कुछ पॉइंट समझिए। इस पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया। मतलब चेहरे पर ढंग से मूछें और जेब में पैसे आए हो या नहीं, आप दारू पीने के योग्य हैं। शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई। दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी के लागू होने के बाद ये आंकड़ा 100% प्राइवेट हो गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का तर्क था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा और शराब माफिया और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। नई नीति के दौरान प्राइवेट दुकानों को काफी अधिकार भी दिए गए और वो अपने हिसाब से शराब के रेट तय कर रहे थे। इसके साथ ही ड्राई डे भी काफ़ी कम कर दिए गए और शराब की दुकानें ज़्यादा दिन तक खुलने लगी थी। इस नीति में सरकार ने लाइसेंस की फ़ीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जैसे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे और नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को करीब 5 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फ़ीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का ये आरोप भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर के है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पहले अगर 750 ml यानी 750 ml की एक बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए यानी 223 रुपए 89 पैसे उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को लगभग 329 रुपए का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए तक पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। सरकार को मिलने वाला 329 रुपए का जो फायदा था वो घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया और इसमें 1 रुपए 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपए 90 पैसे वैट शामिल है। इसी मुनाफे में शराब कारोबारियों ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री जैसी स्कीम भी चलाई। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने एक जांच करवाई और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सिन्हा को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसने दिल्ली के शराब घोटाले को खोल कर रख दिया। इस रिपोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों के 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। L1 टेंडर में शामिल एक कंपनी के 30 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मनी को वापस कर दिया गया। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमानी ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को
लाइसेंस दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए बिना कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवाए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 2 जोनों में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दी गई। एनजी की मंजूरी के बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। नई पॉलिसी लागू कराने में GNCT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर एनजी सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश कर दी। साल 2022 की 17 अगस्त को CBI ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इस घोटाले में चूंकि पैसों की हेराफेरी भी हुई थी, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी इसमें शामिल हो गई। CBI के बाद ED ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया। CBI ने मामले में 15 लोगों और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। इसके अलावा अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप धल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट पर्सन का नाम आरोपियों के तौर पर शामिल किया गया। CBI ने लगभग 6 महीने की जांच के बाद इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। आइए चलते हैं टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं कब क्या हुआ। 17 नवंबर 2020 नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया। 22 जुलाई 2022 उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के कार्यान्वयन में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की CBI जांच की सिफारिश की। यह आदेश तब आया जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है। 28 जुलाई 2022 आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया। 31 जुलाई 2022 आम आदमी पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द कर दिया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं और उनके करीबी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और CBI की जांच का सामना करना पड़ रहा है। 17 अगस्त 2022 CBI ने नई उत्पाद नीति में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाकर FIR दर्ज की। 19 अगस्त 2022 CBI ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य नेताओं के आवास पर छापेमारी की। दिल्ली NCR क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। 22 अगस्त 2022 इस केस में ED की एंट्री होती है और CBI से मामले की जानकारी ली जाती है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाता है। 30 अगस्त 2022 5 CBI अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा में PNB शाखा पहुंची। वहां मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई। सिसोदिया ने दावा किया कि CBI को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। 6 से 16 सितंबर 2022 ED ने इस मामले से जुड़े आरोपियों के करीबियों, सहयोगियों और उनके परिसरों, संस्थाओं समेत देश भर में करीब 35 स्थानों पर छापे मारे। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली NCR में भी छापेमारी की गई। 19 सितंबर 2022 ED ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया और उनसे मामले में 10 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्र बताते हैं कि ED ने पाठक को डिजिटल साक्ष्य देने और विजय नायर के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। 27 सितंबर 2022 CBI ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। सूत्र बताते हैं कि वो एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में एक हैं। 28 सितंबर 2022 ED ने शराब व्यापारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया, जो कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में से एक है।
एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रो द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपयों के कम से कम 2 बार भुगतान किए गए। 7 अक्टूबर 2022 ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब में 35 जगहों पर छापे मारे और तलाशी ली। जांच टीम ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े एक लाभार्थी के ठिकाने से 1 करोड़ रुपए जब्त किए। 10 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की। एजेंसी ने अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए पैरवी कर रहा था। 17 अक्टूबर 2022 इस मामले में सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की। उसके फौरन बाद सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए उन पर दबाव डाला गया है। 14 नवंबर 2022 ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया। 25 नवंबर 2022 सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोयिनपल्ली समेत 7 आरोपियों के नाम शामिल किए गए। 30 नवंबर 2022 ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। अमित अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बटी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। 30 नवंबर 2022 ईडी ने इस घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को आरोपी बनाया। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मुख्य आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी के कविता मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साउथ ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। 11 दिसंबर 2022 सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में कविता से हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास पर पूछताछ की। 2 फरवरी 2023 ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समीर महेंद्रो से वीडियो कॉल पर बात की और उनसे विजय नायर पर भरोसा करने को कहा। 9 फरवरी 2023 चेरियट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर इस पैसे का आरोप आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में किया था। 18 फरवरी 2023 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दोबारा तलब किया। हालांकि सिसोदिया ने बजट तैयारी का हवाला देते हुए सीबीआई पूछताछ टालने को कहा। एजेंसी ने नया समन जारी करके उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 26 फरवरी 2023 पॉलिसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 2023 ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा। 10 घंटे तक तलाशी ली, पूछताछ की और उसके बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कैसे फंसे, इसको समझते हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में अमित अरोड़ा यानी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाया है। इन तीनों को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप है कि तीनों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया और उसे दूसरी जगह डाइवर्ट किया। बाद में दिनेश अरोड़ा को जांच एजेंसियों ने सरकारी गवाह बना दिया, जिसकी गवाही की वजह से संजय सिंह का नाम भी इस मामले में सामने आया। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने संजय सिंह से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी के लिए सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने बताया कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और इसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई। ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और 32 लाख रुपए का एक चेक सिसोदिया को सौंपा। बदले में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था। बहरहाल 15 महीने से दो सरकारी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। सरकारी गवाह के आरोपों के अलावा अभी तक एक भी ऐसा कोई ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं आया है जिससे पैसों के लेन देन की बात साबित हो सके। इसको लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रिक्ट कमेंट किया है। उधर आम आदमी पार्टी का आरोप जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर है कि ये गिरफ्तारियां पीएम मोदी की बढ़ती हताशा दिखा रही हैं। ये थी शराब घोटाले से जुड़ी पूरी कहानी। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।